गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने पैरिटी चेक कोड किया था, आज हमने करना है पैरिटी चेक मैट्रिक्स। सो पैरिटी चेक मैट्रिक्स जैसे हमने जनरेटर मैट्रिक्स पढ़ी थी, एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स होती है, बट क्या कंडीशंस होंगी कि वो मैट्रिक्स क्या बन जाए पैरिटी चेक मैट्रिक्स। तो देखते हैं हम। सी एक एम इन कोड लिया और फील्ड एफ, ये इनकोडिंग फंक्शन है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो जो जनरेटर मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर उतना ही होता था जितने का हम कोड लेते थे, बट अगर आपको मैट्रिक्स को पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनाना है तो उस अगर एम एन कोड है देन द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी एन माइनस एम क्रॉस एन। मतलब अगर मैंने कुछ 3,6 ब्लॉक लिया तो वो क्या होगा 6 माइनस 3,6, ठीक है। मतलब 3,6 ऑर्डर की मुझे मैट्रिक्स चाहिए होगी अगर मुझे पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनाना है। बट सिर्फ ऑर्डर इज नॉट द ओनली कंडीशन। जैसे वहाँ पे था क्या कि m क्रॉस n ऑर्डर की होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, इनकोडिंग फंक्शन शुड बी डिफाइंड एज EA इज इक्वल्स टू A टाइम्स G, तब वो जनरेटर मैट्रिक्स बनती थी। यहाँ पे ये मैट्रिक्स को हम ये तो पता लग गया कि इसका ऑर्डर n माइनस एम क्रॉस n आएगा, बट एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है देखते हैं। सो दिस इज द कंडीशन कि इसकी रैंक n माइनस m होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे रैंक m थी क्योंकि वहाँ पे m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी, यहाँ पे हमने n माइनस m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है। सो जितनी रोज हैं वो सब नॉन जीरो होनी चाहिए, इसका मीनिंग यही हुआ रैंक क्योंकि n माइनस m है। इसको आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स बोलोगे C के लिए अगर h b t इज इक्वल्स टू 0 वेयर t इज ट्रांसपोज, ठीक है। कोड वर्ड एक मैट्रिक्स होता है ना, तो आप उसका ट्रांसपोज भी फाइंड कर सकते हो। ये जो B है ये कुछ B1 B2 B3 ऐसे दिखेगा, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये रो वेक्टर की जगह पे एक कॉलन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हर कोड वर्ड के लिए HBT 0 होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी H क्या बने, पैरिटी चेक मैट्रिक्स बने, ठीक है। तो अभी देखो ये जो B है, ठीक है, B कोड वर्ड है तो दैट मीन्स इसकी लेंथ कितनी होगी n, तो ये 1 क्रॉस n टाइप का होगा, ठीक है, 1 क्रॉस n टाइप का होगा। और ये कितने क्रॉस कितने का, n माइनस m क्रॉस n। तो ये चीज़ मीनिंगफुल बनेगी क्यों, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, है ना, B का ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या बन जाएगा n क्रॉस 1 का, और जो मैट्रिक्स है हमारी वो है n माइनस m क्रॉस n की। तो इसके कॉलम्स और इसके रोज मैच हो गए तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, और मल्टीप्लाई करोगे तभी उसको 0 चेक करोगे। तो दिस थिंग इज मीनिंगफुल, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही लिखा हुआ। अब देखो कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स की हेल्प से हम इनकोडिंग फंक्शन कैसे ले सकते हैं। तो हमने बाइनरी फील्ड ली, मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, क्योंकि इसकी रैंक n माइनस m आएगी, तो a कॉमा i ऑफ n माइनस m, ठीक। इस फॉर्म की मैट्रिक्स ओवर द फील्ड B, तो इसकी रैंक कितनी आएगी क्लियरली n माइनस m, क्योंकि इस आइडेंटिटी में n माइनस m रैंक हमें मिल जाएगी। यूजिंग दिस पैरिटी चेक मैट्रिक्स, अब ये रैंक n ही क्यों n माइनस m ही क्यों बन रही है, ध्यान से देखो ये a वाली जो सारी टर्म्स है ऑलमोस्ट 0 ही होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने n माइनस m क्रॉस n ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी n माइनस m है, यहाँ पे भी n माइनस m है, बी केयरफुल अबाउट दैट। सो यूजिंग दिस पैरिटी चेक मैट्रिक्स h कैन बी डिफाइन एन एनकोडिंग फंक्शन e फ्रॉम bm टू bn, किस टाइप से कि हमें वर्ड तो यहीं से लेना है, सो m टपल्स का होगा, bm से बिलोंग करेगा, और जो b है वो क्या होगा कोड वर्ड, तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा bn से, तो पहले m तक जाएगा फिर उसके बाद n तक जाएगा। जो इनकोडिंग फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइन होगा जैसे हमने जनरेटर मैट्रिक्स में किया था, वहाँ पे हमने किया था कि m तक तो सेम होंगे, मतलब a1 b1 a2 b2 a3 b3 am bm ये सब सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा है bi इज इक्वल्स टू ai, i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेके m तक, एंड द सेकेंड थिंग इज कि h b t शुड बी 0, क्लियर।
तो ये जो एन कोडिंग फंक्शन है ई ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी अगर मैंने लिखा है तो इतना तो हमारा ये पूरा ए ही बन गया एम तक, बाकी सबको ए बार लेट कर लेते हैं। तो ये ए बार हो गया। आप इसको ए कॉमा ए बार ऐसे भी लिख सकते हो। अब एच बी टी तो 0 होना चाहिए, ठीक है। सो एच क्या है, ए कॉमा एन माइनस एम, आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्डर एन माइनस एम। और अभी आपने फाइंड किया बी क्या है, ए कॉमा ए बार, और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लगा दिया। फिर इसका ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, देखो ये दोनों खुद से मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ए भी एक मैट्रिक्स है, ए बार भी एक मैट्रिक्स है, और उसके ऊपर ओवरऑल फिर पूरा ट्रांसपोज है। अगर ये एलिमेंट होते तो ये सिर्फ डायरेक्टली ये रो वेक्टर था तो ये कॉलन वेक्टर बन जाता, ठीक है, कॉलन मैट्रिक्स बन जाती। बट क्योंकि ये भी खुद में मैट्रिसेस हैं, आप कोई भी 2 मैट्रिक्स लेके देखना, ठीक है। आप सपोज करना कि ए कोई ऐसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करना बी कुछ ऐसे 1 0 0 4 कुछ ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर आप क्या करना, आप करना ए कॉमा बी ऐसे लिख लेना, मतलब ए और बी दोनों को कंबाइन करके, मतलब ये सारी एंट्रीज भी यहाँ आ जाएंगी, ये पूरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर आप वहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करके देखना कि यही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैट्रिसेस का दोनों मैट्रिसेस को कलेक्ट किया फिर ट्रांसपोज किया तो ये दोनों मैट्रिसेस रो का कॉलम नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली आप बता पाओगे, पर ये वाली मैट्रिक्स के नीचे ये मैट्रिक्स आ जाएगी, बट स्टिल द ट्रांसपोज विल बी देयर। एग्जाम्पल कंसिडर करोगे ना एकदम समझ आ जाएगा, है ना। अब मास्टर्स के बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, आपको सब कुछ समझ आता भी है ना, इतना तो कर सकते हो। अगर नहीं आता फिर भी मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अगर नहीं आएगा देन यू कैन आस्क कि ए और बी का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करें। आपको ये फाइंड करना है ए कॉमा बी का ट्रांसपोज, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये ऐसे आना चाहिए। आपने चेक करना है बस इसके दोनों साइड्स फाइंड करके, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, कि क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा उससे। तो फिर यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस की, ऐसे और ऐसे, तो इस टर्म की इसके साथ, इस टर्म की इसके साथ, ठीक है। ये हो गई। यहाँ से हमें ए बार फाइंड करना है, तो पहले ए बार का ट्रांसपोज मुझे दिख रहा है, मैंने फाइंड कर लिया उसको इधर उधर शिफ्टिंग करके। फिर बाइनरी फील्ड है, माइनस तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, माइनस ए और ए दोनों सेम ही होंगे, तो हमने ए ही लिख दिया उसको। अब दोनों साइड ट्रांसपोज ले लें, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलती है, तो हमें ए बार मिल गया और इधर ट्रांसपोज लग गया। ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर कैपिटल ए का ट्रांसपोज, क्लियर। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से सेम एलिमेंट और ए टू द पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज, क्लियर। तो आपको क्या मिला कि ये जो ई ए था वो ए बार था, और ए बार कितना आ गया, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज, क्लियर। इतना समझ आ गया सबको। अब देखो, सपोज द कोड वर्ड बी इज ट्रांसमिटेड एंड द रिसीव्ड वर्ड इज आर। हमने ये सपोज किया कि ये जो बी वर्ड था ना, हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया और हमें आर वर्ड रिसीव हुआ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एच बी टी शुड बी 0 ना, अगर यहाँ पे ये एच पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आर अब बी के प्लेस पे आर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये चेक करते हैं कि एच आर टी क्या आएगा, ठीक। तो एच आर टी की जैसे जैसे वैल्यूज आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कुछ सपोजिशन करेंगे, उसको देखो। और ये जो वर्ड होता है दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम, ठीक है, ये लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम ऑफ द रिसीव्ड वर्ड आर। सो द फर्स्ट थिंग, अगर ये सिंड्रोम 0 हुआ, मतलब एच आर टू द पावर टी अगर 0 हुआ, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो वर्ड है आर, जो रिसीव्ड वर्ड है, ये भी एक कोड वर्ड ही था, ठीक है। इस थ्योरी का प्रूफ कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि जैसे ही सिंड्रोम 0 होगा आप ये समझोगे कि सिंड्रोम 0 होने का मीनिंग होता है कि जो रिसीव्ड वर्ड था दैट रिसीव्ड वर्ड वाज अ कोड वर्ड। सेकेंड, अगर सिंड्रोम किसी कॉलन के इक्वल आ जाए, ठीक है, आपने सिंड्रोम फाइंड किया एच आर टू दी पावर टी, ठीक है, एच आर टी फाइंड किया, और जब आपने वैल्यू चेक की तो सिर्फ एक कॉलन आया, वो भी किसका, एच का कोई भी कॉलन आ गया, हमें नहीं पता, तो हमने कुछ सेलेक्ट किया कि ये कोई ith कॉलन ऑफ एच अगर आ रहा है तो क्या होगा,
ठीक है। अगर ith कॉलन ऑफ h आता है तो हम क्या करते हैं कि ith जो आपको याद है ना, स्टैंडर्ड बेसिस हम लोगों ने पढ़े थे, R3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, E1 E2 E3 क्या क्या होते हैं ये 1 0 0, और E2 का मीनिंग होता है 0 1 0 और E3 होता है 0 0 1। तो उसी टाइप से ये क्या है EI, तो मतलब ith पोजिशन पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0। तो हमने क्या लेट किया, टेक EI बी द स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ लेंथ n लेंथ का है जिसके ith प्लेस पे 1 होगा। देन अब हम फाइंड करते हैं कि ये क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप h को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, h को अगर EI के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ith कॉलन ही तो मिलेगा h का। आपको याद हो कोई भी मैट्रिक्स लो, ठीक है, a कोई भी मैट्रिक्स लिया, इसलिए 1 2 3 4, हमने क्या किया, जो E1 होता है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 के अकॉर्डिंग मतलब 1 0, उसका ट्रांसपोज लिया तो 1 0 आ गया ऐसे। तो ये 1 क्रॉस 2 की थी, ये 2 क्रॉस 1 की है। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं दोनों, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे और ऐसे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलन ऑफ A। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे A का फर्स्ट कॉलन आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से जब आप h को EIT से मल्टीप्लाई करोगे तो जिस नंबर पे 1 होगा वही वाला कॉलन मिलेगा। तो ith नंबर पे 1 होता है EI में, तो ith कॉलन ऑफ h मिला। अब हम फाइंड करते हैं कि ये क्या आएगा। ठीक है, h ऑफ r प्लस EI का ट्रांसपोज। सो अब आपको पता है कि a प्लस b का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, R ट्रांसपोज प्लस EI ट्रांसपोज। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये दोनों के ऊपर H डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमने लेट किया था कि HRT क्या है, ith कॉलन ऑफ H, और ये भी इस टाइप से सपोज कर ले कि ये भी ith कॉलन ऑफ H ही देता है। तो इसने भी ith कॉलन ऑफ H दिया, इसने भी ith कॉलन ऑफ H दिया, मतलब क्या हो गया, डबल हो गया। सो 2 टाइम्स ith कॉलन ऑफ H। क्लियर। जब ये 2 टाइम्स ith कॉलन ऑफ H हो गया तो फील्ड तो बाइनरी है, बाइनरी फील्ड में 2 का मल्टीपल 0 होता है, सो दिस इज 0। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि जब भी हम 1 ऐड करेंगे ith पोजीशन पे तो जो रिसीव्ड वर्ड मिलेगा वो क्या होगा, ओरिजिनल कोड वर्ड। क्यों, क्योंकि 0 हमने अभी लेट किया था ना, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि आप जब भी HRT फाइंड करते हैं और वो 0 आता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो क्या है, कोड वर्ड। तो यहाँ पे कौन बना कोड वर्ड, R प्लस EI। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कोड वर्ड बन गया। अब तीसरा सपोजिशन है कि अगर देखो, पहले में हमने लिया कि वो 0 हो जाए HRT, सेकंड में हमने लिया कि अगर वो कोई कॉलन के इक्वल आ जाए। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बची है, ना तो वो 0 आए और ना ही वो किसी कॉलन के इक्वल है, कुछ और ही आ जाए। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम ये करते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे 2 एरर्स हुए हैं। कहाँ पे, जो हमने वर्ड ट्रांसमिट किया है उसमें कम से कम हमें 2 एरर मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अब थ्योरम देखते हैं, छोटी सी थ्योरम है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूव दैट अ पैरिटी चेक मैट्रिक्स H विल डिकोड, किसको डिकोड करेगी, सारे सिंगल एरर्स को, मतलब जिनका वेट 1 होगा, करेक्टली इफ एंड ओनली इफ ऑल द कॉलम्स ऑफ H आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट। अगर पैरिटी चेक मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स नॉन जीरो डिस्टिंक्ट हुए तो ये सारे सिंगल एरर्स को करेक्ट कर देगी, और अगर इसने सारे सिंगल एरर करेक्ट किए तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स भी कैसे होगी, नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट कॉलम्स होंगे उसमें। क्लियर, ये है स्टेटमेंट। अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। सो प्रूफ, सबसे पहले जो जो गिवन है वो सपोज कर लो। ठीक है, सी क्या है, बाइनरी MN कोड है डिफाइंड बाय पैरिटी चेक मैट्रिक्स H, और हमें पता है पैरिटी चेक मैट्रिक्स वाली पूरी डेफिनेशंस लिख दी हैं, A ये होगा, B ये होगा, BI AI इक्वल होंगे, M तक HBT 0 होगा, इनकोडिंग फंक्शन E is equals to B होगा, सिंड्रोम हम HRT लेंगे, इसको सिंड्रोम बोलते हैं। अगर ये 0 हुआ तो कोड वर्ड होगा, और अगर ith कॉलन ऑफ H हुआ तो R प्लस EI एक कोड वर्ड बनेगा। अभी तक सिर्फ जो हमने लास्ट किया था वही लिखा हुआ है।
एक और स्टेप रह गया, ये भी लिख लो, इफ HRT इज नाइदर 0 नॉर अ कॉलन ऑफ H, तो क्या होता है, कम से कम 2 एरर्स होते हैं कहाँ, ट्रांसमिटेड कोड वर्ड में। ठीक, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है किसकी, पैरिटी चेक मैट्रिक्स की। अब हम करते हैं, हमने सपोज किया कि ये कोड सारे सिंगल एरर को करेक्ट कर लेता है, तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सब नॉन जीरो हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं। हम पहले सपोज करते हैं कि इसके जो कॉलन हैं, ठीक है, इन्होंने बोला कोई भी कॉलन, ऑल कॉलन्स ऑफ H आर नॉन जीरो, बट हम सपोज कर लेते हैं कि कोई एक कॉलन जीरो है। अगर कोई एक कॉलन जीरो है और आगे कुछ ऐसी चीज़ आई जिससे हमारा कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो हमारा काम ओवर हो जाएगा। तो हमने EI ले लिया। व्हाट इज EI? वही वाला पहली चीज़ क्या था, ith नंबर पे क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? अब देखो आगे, अगर ith नंबर पे 1 है तो HEIT क्या देता है, अभी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया कि ये क्या देगा, जिस नंबर पे आप 1 लिखोगे वही नंबर वाला H का कॉलन दे देगा। सो दिस इज ith कॉलन ऑफ H, और ith कॉलन ऑफ H को ही हमने क्या सपोज कर लिया, 0। ठीक, अब जिस कॉलन को हमने 0 सपोज किया है उसी पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ये वर्ड पिक कर लिया B इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और इसी में एरर कौन ऐड कर रहे हैं, EI। जब आपने EI एरर ऐड किया, देखो ये क्या था, कोड वर्ड था। अगर ये कोड वर्ड है तो HBT सिंड्रोम क्या होता है, 0। सो दिस सिंड्रोम इज 0। देन HRT क्या आएगा, R क्या होगा यहाँ पे, B प्लस EI, रिसीव्ड वर्ड क्या आया, क्योंकि हमने EI एरर इसमें ऐड किया, मतलब ऐड नहीं किया, हमने ये सपोज किया कि चैनल ने ऐड किया, हम क्यों एरर ऐड करेंगे। सो B प्लस EI, अब इसका ट्रांसपोज ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या आ गया, फिर से 0 आ गया। और सिंड्रोम 0 मीन्स दिस इज अगेन अ कोड वर्ड, और अगर ये कोड वर्ड है तो डिकोडिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ये B प्लस EI किस में डिकोड होगा, फिर से B प्लस EI में ही डिकोड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने तो एरर को करेक्ट ही नहीं किया, बट हमने तो सपोज किया था कि ये सारे सिंगल एरर्स को करेक्ट करेगा, और EI क्या था, सिंगल एरर, क्योंकि सिर्फ ith पोजीशन पे ही 1 था। तो ये क्लियर है कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब नेक्स्ट चीज, 2 चीज़ें प्रूफ करनी थी ना, कि सारे कॉलम्स नॉन जीरो हैं, इतना काम तो हो गया, बट अभी भी हमारे पास क्या बचा है प्रूफ करना, कि इसके कोई भी कॉलम आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आइडेंटिकल हैं, ठीक है, फिर हम प्रूफ करेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो हमने सपोज किया कि ith कॉलन ऑफ H इज इक्वल्स टू jth कॉलन ऑफ H, मतलब ith और jth कॉलन दोनों आइडेंटिकल हैं H के। अब देखो सपोज तो हो गया, अब R क्या होगा, B प्लस EI, रिसीव्ड वर्ड यही बनेगा। अब HRT क्या बनेगा, R इज B प्लस EI, फिर से ओपन करना स्टार्ट किया तो ये HBT, क्योंकि B कोड वर्ड है तो सिंड्रोम 0, सो HBT तो आ गया 0। बट HEIT क्या बनेगा, ith कॉलन ऑफ H, और ith कॉलन ऑफ H और jth कॉलन ऑफ H दोनों सेम है, हमने अभी सपोज किया, तो मैं इसके प्लेस पे jth कॉलन दे सकती हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था ith कॉलन से, ठीक है। HRT किसका सिंड्रोम हम फाइंड करने जा रहे थे, जब हमने B में EI ऐड किया था, बट अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये एरर, देखो इसके अकॉर्डिंग तो जो एरर है वो कहाँ होना चाहिए, ith पोजीशन पे, बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें jth कॉलन ऑफ H मिल रहा है, मतलब ये तो ये भी बोल रहा है कि jth पोजीशन पे एरर है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ith को, हम कंफ्यूज हो गए ना, इस चीज़ से तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हमें यही नहीं समझ आ रहा कि जो एरर है वो ith पोजीशन पे आया या फिर jth पोजीशन पे आया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कॉन्ट्रडिक्शन ने क्या प्रूफ किया कि H के कोई भी कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं, एंड विद दैट योर प्रूफ इज कंप्लीट।